हेलो एस्पायरेंट्स, चलिए आज का सेशन डीएनए चालू करते हैं। आज की पहली न्यूज है, इसरो ने रिसेंट में अपना सेकंड स्पेस पोर्ट को कहां पर लॉन्च किया है, यानी अपना सेकंड स्पेस पोर्ट कहां पर स्टैब्लिश किया है। याद रखिएगा, ये पहला न्यूज है। थूथू कुड़ी, ये यहां पर ये लोकेशन कहां पर है? तमिलनाडु में। इस बार हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देख लिया जाए इसरो से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1969, 15 अगस्त। कल की टेस्ट में हमने एक चीज देखा था कि 15 अगस्त को इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, और इंडिया के अलावा ऐसे हमने 4 से 5 कंट्रीज देखे थे जो अपना स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाता है। एक था नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन। इसके अलावा कोई मुझे बताएगा? हमने देखा था एक तो लग्जमबर्ग, बट कई बार इसके दो अलग अलग इंटरनेट पे आपको आंसर मिलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई और एक बंदा बताएगा? कोई और बताइए बेटा। सॉरी, लिechtenstein है वो, चलेगा वैसे। लिechtenstein ये यूरोपियन कंट्री है जो अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है? 15 अगस्त को। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है। जब प्रीवियस एक बार जब क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक वो उसका आंसर लग्जमबर्ग था या तो फिर कॉन्गो था। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने बताया है कि अगली बार आपको ऑप्शन चेंज किया जा सकता है। जब ये एक बार प्रश्न पूछा गया था तब आंसर क्या था? आई थिंक वो कॉन्गो था, बट आपको नॉर्थ कोरिया भी याद रखना है और साउथ कोरिया भी याद रखना है। चलिए अब हम वापस इसरो पे आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने एक और चीज बताई थी कि इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसका नाम था आर्यभट्ट। याद रखिएगा, आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1969 में, और 1969 में ही इसरो का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। जिस समय इसरो एस्टेब्लिश हुआ उसी समय इंडिया ने अपने इंडिया का पहला क्या किया था? सैटेलाइट को लॉन्च किया था। अब सैटेलाइट के ऊपर बात कर रहे हैं तो आर्यभट्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन रिसेंट की एग्जाम में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन यही था कि इंडिया ने जब अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था आर्यभट्ट 1969 में, उस समय उसने किसकी मदद ली थी? आंसर क्या हो जाएगा? रशिया की उसने मदद ली थी। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्यभट्ट किस इंडियन करेंसी नोट के ऊपर देखा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 रुपए की नोट के ऊपर आर्यभट्ट की आपको फोटो देखने को मिलेगी। अब हम फिर से मैं सैटेलाइट के एक और तथ्य की बात करना चाहूंगा। रिसेंट की जब 2000 रिसेंट के एग्जाम में नहीं, वैसे ये 2017 या 18 के किसी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट का नाम बताना है, यानी दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट का नाम। उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था तब उसका आंसर था स्प्राइट। क्या नाम था बेटा? स्प्राइट। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अपडेट थोड़ा सा हो जाइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर रहता है। अगर आपको ऑप्शन में कलाम सेट गिवन नहीं है, क्या कलाम सेट, अगर आपको ऑप्शन में कलाम सेट आज के टाइम पे ऑप्शन में आपको ये गिवन नहीं होता है तो आंसर क्या हो जाएगा? स्प्राइट। दोनों है अगर ऑप्शन में तो आपका आंसर होगा कलाम सेट। अगर कलाम सेट नहीं दिखता है तो उसके बाद दुनिया की सबसे छोटी जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या हो जाएगा? स्प्राइट। स्प्राइट क्वेश्चन पूछा गया है, पहले ही पूछा जा चुका है। ठीक है, हमने इसरो से रिलेटेड देखा। इसरो का फाउंडर भी बताना चाहूंगा, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। अभी हम स्पेस से रिलेटेड कोई चीज देख रहे हैं तो इस साल से इंडिया ने डिसाइड किया है कि हर साल 23 अगस्त को स्पेस डे मनाया जाएगा भारत में। राष्ट्रीय स्पेस दिवस कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त। इसका कारण मैं बताना चाहूंगा, इसी साल भारत ने सक्सेसफुली मून के ऊपर अपना एक मिशन चंद्रयान 3 को लैंड किया है, और उसकी डेट क्या थी? 23 अगस्त। इसलिए हमने ये डेट डिसाइड की है कि हर साल हम राष्ट्रीय स्पेस दिवस मनाएंगे। और नेशनल, याद रखिएगा, स्पेस वीक मनाया जाता है 1 अक्टूबर से लेके कब तक? 7 अक्टूबर। मेरे ख्याल से स्पेस से रिलेटेड इतने तथ्य बहुत होंगे। और हाँ, इसरो का अभी रिसेंट का हेड कौन है? मिस्टर एस सोमनाथ। इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। हमने कल या परसों के करंट अफेयर में, वेल कल तो संडे था, हमने सैटरडे जब करंट अफेयर किया था उस समय हमने देखा था रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि कौन है? के सिवन। जिनको अभी नहीं पता होगा वो अच्छे से लिखेंगे, क्या नाम है? के सिवन। और याद रखिएगा, फादर ऑफ रॉकेट इन इंडिया विक्रम साराभाई को कहा जाता है, फादर ऑफ रॉकेट इन इंडिया। उस समय हमने एक और तथ्य देखा था कि इंडिया का फर्स्ट रॉकेट
कब लॉन्च किया गया था? 1963 में। इंडिया के फर्स्ट रॉकेट का नाम क्या था? RH-75। बट मैंने बोला था अगर आपको एक एग्जाम में जब प्रश्न पूछा गया था वहां पर ऑप्शन में 75 गिवन नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका हो जाएगा RH-100। अब रॉकेट की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? 1958 में। किसके द्वारा किया गया था? यूएसएसआर द्वारा किया गया था। याद रखिएगा यूएसएसआर क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी थी? 15 मेंबर कंट्रीज थी। 15 देशों का वो एक ग्रुप था जिसमें सबसे मेजर कंट्री कौन सी थी? रशिया। आज के जमाने में ना यूएसएसआर का मतलब लोगों को केवल रशिया मालूम होता है, लेकिन याद रखिएगा वो एक 15 देशों का समूह था। फिलहाल चलिए अब इतना मोर देन इनफ रहेगा इसरो के बारे में। आज की सेकंड न्यूज के बारे में हम देख लेते हैं क्या है। आई होप, चलिए आज यहां पर लाइट चली गई है तो आज आपको एडजस्ट करना होगा। अभी थोड़े समय में हम यहां पर देखेंगे इन्वर्टर की सुविधा भी यहां अवेलेबल करा दी जाएगी, तो आपको हमेशा स्मार्ट बोर्ड पर ही क्लास ली जाएगी स्टूडेंट्स। चलिए फिलहाल अभी सेकंड न्यूज आज का क्या है देख लेते हैं। ओके, आज की सेकंड न्यूज है, ठीक है, ओनली इंडियन PSU, सब लोग लिखेंगे ओनली इंडियन PSU टू बी इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर। फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023। और याद रखिएगा ये न्यूज क्या है? इंडिया की इंडियंस ओनली PSU, इंडिया की एक लौती कंपनी जिसको फोर्ब्स की वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें एक लौती इंडियन कंपनी का नाम क्या है? इंडियन कंपनी। यहां पर PSU का मतलब क्या हो जाता है? ये PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसी को कहा जाता है पब्लिक कंपनी। PSU का मतलब ही कंपनी होता है। मैं बताना चाहूंगा कंपनी का नाम होगा, एक लौती कंपनी का जो नाम है NTPC। याद रखिएगा, मोस्टली लोगों को क्या लगेगा? या तो इसका आंसर टाटा होगा, या तो इसका आंसर रिलायंस होगा, या तो इसका आंसर जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, अलग अलग लोगों को आंसर लगेगा। बट याद रखिएगा NTPC ये इंडिया की वन ऑफ द महारत्न कंपनी में से एक है। रिसेंट में अभी अपडेट हो जाइएगा, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे अभी तो नहीं पता है, बट 13 या 14 टोटल इंडिया में महारत्न कंपनीज है। भारत में किसी भी कंपनी को अकॉर्डिंग टू भारत सरकार 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे बड़ी कंपनीज होती है महारत्न कंपनीज, उसके बाद आती है नवरत्न कंपनीज, उसके बाद आती है मिनी रत्न कंपनीज। मैं बताना चाहूंगा महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ऐसी टोटल 3 अलग अलग कैटेगरीज है। महारत्न कंपनी किसे कहा जाता है? जिसका एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा हो। जिसका एनुअल टर्नओवर क्या होना चाहिए? 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। ऐसे अलग अलग उनके क्राइटेरियाज है। चलिए हम महारत्न कंपनीज बाद में देखेंगे बहुत डिटेल में। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं NTPC के बारे में। NTPC का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। NTPC का हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। NTPC का हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। सब लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। रिसेंट में हमने NTPC से रिलेटेड एक न्यूज देखी थी। उत्तर प्रदेश की पहली सिटी, उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी का नाम क्या है? अयोध्या। उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी का नाम क्या है? अयोध्या। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की ये जो पहली सोलर सिटी है इसको डेवलप NTPC कर रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये न्यूज ऑफ द डे होना चाहिए आपके लिए। स्पेशली अगर कोई यूपी में जाके, अभी रिसेंट में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम निकला था यूपी का, अलग से यूपी PSC के लिए तैयारी कर रहा होगा, UPSI के लिए तैयारी कर रहा होगा, अगर कुछ भी करना है तो इस बार यूपी के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में यहां पर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। स्टिल ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। चलो, लेकिन आप NDA, CDS या FCAT की तैयारी करने वाले, इस बार आपको क्वेश्चन ये वाले आने के चांसेस कम है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया की पहली सोलर सिटी का नाम बताओ, जिसका नाम है सांची, मध्य प्रदेश। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी ये हो जाती है, सांची, जो कि ये सिटी कहां पर है? मध्य प्रदेश। ये इंडिया की पहली सोलर सिटी है। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी को डेवलप किसने किया था? NTPC ने। रिसेंट में टाटा से रिलेटेड एक हमने न्यूज देखा था। इंडिया का जो नया पार्लियामेंट है उसको किसने बनाया है? टाटा ने। टाटा ग्रुप में याद रखिएगा अभी न्यू पार्लियामेंट जो कि दिल्ली में बनाया गया था उसका निर्माण किया है। एक और चीज, अभी जो नया पार्लियामेंट दिल्ली में बनाया गया है उसका आर्किटेक्ट कौन है? विमल पटेल।
भूलिएगा मत। देखो मैंने हमेशा कहा है करंट अफेयर की क्लास में हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सारी चीजें आपको करंट अफेयर में मिलता है। अभी जैसे देखो, अभी मेरे को एक पॉलिटी से न्यूज मैंने ये कनेक्ट करके आपको दिखाया है कि रिसेंट में जो नया पार्लियामेंट है उसको किसने, आर्किटेक्ट कौन है उसका, विमल पटेल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किसने साइन किया था, कौन ने बनाया है, टाटा ग्रुप ने, ठीक है। रिलायंस से रिलेटेड भी हमने इस बार एक न्यूज देखी थी। वो न्यूज क्या थी, सेंट्रल मॉल किसको किसको पता है, शॉपिंग करने गए हो कभी सेंट्रल मॉल, नहीं गए हैं कोई भी, याद रखिएगा। रिसेंट में, वैसे रिसेंट की न्यूज नहीं है, 1.5 साल, एटलीस्ट 1 से 1.5 साल हो चुका है, बट सेंट्रल मॉल जो कि पुणे में भी अवेलेबल है, सेंट्रल मॉल को रिसेंटली अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 75,000 करोड़ में खरीद लिया और सेंट्रल मॉल का नया नाम भी सेंट्रो हो चुका है। फिलहाल चलिए अभी आज नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। देखो दो तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होस्टिंग स्टेट कौन सा है या होस्टिंग सिटी कौन सी है। याद रखिएगा इस साल का 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां होस्ट किया गया है, गोवा के अंदर। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर कि लाइफ टाइम फिल्म अवार्ड इसके अंदर किसे दिया गया है इस बार, सत्यजीत रे, याद रखिएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है इस बार। आपको ऐसे प्रश्न बहुत नॉर्मली पूछे जा सकते हैं। माइकल डॉगलस, माइकल डॉगलस आंसर होगा। ये किसे दिया गया है, माइकल डॉगलस, ठीक है। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। फिलहाल में आज की नेक्स्ट न्यूज क्या होगी, रिसेंट में आपको सबको पता होगा इजराइल में अटैक किया गया है हमास द्वारा। हमास ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है, पैलेस्टीन को। याद रखिएगा पैलेस्टीन दो अलग अलग भागों में डिवाइड है, एक वेस्टर्न पैलेस्टीन माना जाता है वेस्ट बैंक वाला, और एक ईस्टर्न साइड वाला माना जाता है। ईस्टर्न साइड वाले को एक पॉलिटिकल पार्टी स्टेब्लिश चला रही है, और वेस्टर्न बैंक्स जो है, जो उधर ईस्टर्न जो लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं, उसको कौन सा मिलिटेंट ग्रुप रन कर रहे हैं, हमास ग्रुप रन कर रहे हैं। उसने रिसेंट में जब इजराइल में अटैक किया, हो सकता है इस बार आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि हमास ने उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया, अल अस्का ऑपरेशन। सब लोग याद रखिएगा, क्या पूछ सकता है, अल अस्का ऑपरेशन। सब लोग ये लिख लेंगे कि इजराइल पर जो अटैक किया गया था उसका ऑपरेशन का नाम किसने दिया, हमास ने अपने ऑपरेशन का नाम क्या रखा था, अल अस्का ऑपरेशन या अल अस्का। इसे ऑपरेशन के अलावा आपको कहा जा सकता है कि फ्लड, अल अस्का फ्लड। चलिए फ्लड से रिलेटेड एक तथ्य बताना चाहूंगा। इंडिया में एक ऑपरेशन फ्लड परफॉर्म किया गया था। क्या मुझे यहां पे कोई बताएगा ऑपरेशन फ्लड परफॉर्म कब किया गया था, मुझे एक्चुअल ईयर चाहिए। ऑपरेशन फ्लड इंडिया में परफॉर्म कब किया गया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन सबको पता है। मैं बताना चाहूंगा रिसेंटली यूपीएससी की एग्जाम में यही प्रश्न था कि ऑपरेशन व्हाइट रिवॉल्यूशन, सॉरी व्हाइट रिवॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा व्हाइट रिवॉल्यूशन को व्हाइट रिवॉल्यूशन के अलावा ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। सबसे पहले तो लोग ये लिखेंगे। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था, भारत में दूध का उत्पादन ज्यादा बढ़ाने के लिए, दूध का जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए 1970 13 जनवरी 1970 में वर्गीस कुरियन ने एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, जिसका ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाढ़। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था, उसे व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। व्हाइट आपको डिनोट यहां किसको करता है, मिल्क को। वर्गीस कुरियन कौन थे, कोई मुझे बताएगा, द फाउंडर ऑफ अमूल। अमूल का दूध सब यहां पीते हैं, तो याद रखिएगा अमूल कंपनी के फाउंडर कौन है, वर्गीस कुरियन। जब यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन लाया था ना, उस पे याद रखना, उस पता है मल्टी लाइनर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वर्गीस कुरियन किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, सब लोग लिखेंगे केरलाइट। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, केरला। तो याद रखिएगा वर्गीस कुरियन किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, केरला। मल्टी लाइनर में हो सकता है कि अगली बार यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्गीस कुरियन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बुक लिखी थी, उसका नाम क्या है, द डांसिंग एलिफेंट, द डांसिंग एलिफेंट। ये वर्गीस कुरियन की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। आपकी एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बुक्स के ऊपर भी पूछे जाते हैं, तो बुक्स कोई मिस नहीं करेगा। अभी रिसेंट में हमने यहां पर देख लिया। एक और ऑपरेशन के बारे में बताना चाहूंगा, ऑपरेशन कैक्टस।
क्या किसी को यहां पर ऑपरेशन कैक्टस के बारे में कुछ पता है? इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस को परफॉर्म किया था 1988 में मालदीव्स की मदद करने के लिए। मालदीव्स यहां सबको पता होगा ना, मालदीव्स एक देश है, वहां पर सत्ता पलट कर दिया गया था। कब? 1988 में। तो भारत का और जो मालदीव्स का है वो रिलेशन बहुत ज्यादा बायलैटरल जो रिलेशन है हमारे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उन्होंने हमसे मदद मांगी थी और हमने उनको मदद जब की थी उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा था? ऑपरेशन कैक्टस। हो सकता है आपको पता है ना, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में ना आपको ऑपरेशन के ऊपर मैच द फॉलोइंग दे दिया जाता है। एक काम करेंगे हम, किसी दिन किसी क्लास में ऐसे सारे ऑपरेशन एक साथ 20-25 जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी वरना पता चला ऑपरेशन की ही क्लास हो गई। ऑपरेशन ट्राइडेंट एक और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश को आजादी के लिए हमने परफॉर्म किया था, वो हम बाद में डिस्कस, लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम आज की तीसरी न्यूज की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिसेंट में लॉन्च हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सब याद रखिएगा, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? मैं बताना चाहूंगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 111। यानी इंडिया ने पिछले साल से भी ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस इस साल की है। लास्ट ईयर 2022 में हमारी रैंकिंग थी 107, हम और 4 पायदान नीचे आ गए। यानी भूखमरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत। मैं बताना चाहूंगा इंडिया, ये अच्छी बात नहीं है जो इतना लेट चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा पूरी दुनिया में 125 देशों में हमारा मुकाम कौन से इंडेक्स में, हम कौन से नंबर पे है? 111। हम सिर्फ 9 और 5 14 देशों से आगे। बताना चाहूंगा इस हमसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने किया है, हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस बांग्लादेश ने किया है, हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस श्रीलंका ने किया है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में भूखमरी के इंडेक्स में उनकी पोजीशन है 60 और मे बी 61 जो भी होगा, बट मैं बताना चाहूंगा वो हमसे ऑलमोस्ट आधा नीचे है। 111 का आप आधा करते हो 55 55.5 होता है हमारी रैंकिंग से। सोचो श्रीलंका वगैरह कितना ज्यादा अच्छा है। हमको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो कि भूखमरी में, जहां दाल और चावल इन सब के रेट वगैरह 200 पार हो चुके हैं, जहां इतनी ज्यादा महंगाई है, वहां के लोग उसकी सरकार को गाली देते हैं। हमको लग रहा है कि वो वहां ज्यादा भूखमरी होगी, लेकिन इंडिया ज्यादा सफर कर रहा है भूखमरी से। याद रखिएगा हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन क्या है? 111। रिसेंट में हमने एक और डेटा देखा था, वर्ल्ड पीस इंडेक्स। इसमें भी भारत की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बुरी है। दुनिया में हमारे भारत में शांति भी नहीं है, इसमें हमारा इंडिया का, मैं बताना चाहूंगा इंडेक्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। इंडिया की पोजीशन क्या है? 126। सब लोग लिख लेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? पोजीशन क्या है? 126। अगर पीस तो छोड़ दो, चलो इंडिया में शांति भी नहीं है, इंडिया भूखमरी में भी बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है, कहीं ना कहीं सारी चीजों में हमारे यहाँ वो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें कि अगर हम बात करें कि इंडिया में खुशहाली की बात की जाए कि परिवार कितना परिवार कितना ज्यादा खुश है, उसमें भी इंडिया की पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। उसमें भी हमारे इंडिया का रैंक क्या है? 126। अगेन पीस में भी हम 126 में हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम 126 में हैं। हमारा अभी रिसेंट में हंगर इंडेक्स में वो हम कौन से रैंकिंग में हैं? 111। अभी रिसेंट में एक और इंडेक्स जारी किया गया था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सब लोग करेंगे अच्छे से, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मैं बताना चाहूंगा यहां पर इनोवेशन का मतलब रिवॉल्यूशन, चेंजेस, नयापन लाना, सुधार करना। इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की पोजीशन है 40th नंबर पे, 40वीं पोजीशन है। कौन सा नंबर है? भारत का 40वां रैंक आता है। ऐसे अलग अलग इंडेक्सेस है, किसी दिन और हम बाकी चीजें करेंगे, बट आई थिंक इतना मोर देन इनफ होगा आज के लिए। इंडेक्स सबको मैंने रिकॉल करवा दिया है। एक और इंडेक्स होता है पासपोर्ट इंडेक्स। क्या यहां पर किसी को पता होगा इंडिया की पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 80। देखो एक बात बताना चाहूंगा, हर 3 महीने में हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, वैसे तो अलग अलग पासपोर्ट इंडेक्स होते हैं, बट आपके एग्जाम में जो पासपोर्ट इंडेक्स पूछा जाएगा वो हैंडलेस का ही पूछा जाएगा। और ये हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स हर 3 महीने में आपका डेटा चेंज होता है। लास्ट टाइम ये 84th था, इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 84th। बट ये हम अपडेट करेंगे जब भी होगा। अभी रिसेंट की रैंकिंग आपके एग्जाम के पहले बता दी जाएगी। ओके, चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। एथलीट ऑफ द ईयर 2023, एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किसे बनाया गया है? नीरज चोपड़ा। सबको पता होगा नीरज चोपड़ा कौन है? जेवेलिन थ्रोअर। ओके, याद रखिएगा नीरज चोपड़ा। इनके बारे में थोड़े तथ्य बता देता हूं।
इनका जन्म हुआ था 24th ऑफ दिसंबर 1997 में। यानी कि ये भाई साहब अभी सिर्फ 26 वर्ष के, और 26 वर्ष में जिन्होंने जितनी सारी मुकाम उन्होंने हासिल किया है, इतना ज्यादा उन्होंने सक्सेस इतनी छोटी सी उम्र में हासिल की है, इतना हासिल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी भी एथलीट के लिए। कहीं पर मैंने एक कोट पढ़ा था, अगर आप कोई एक चीज लगातार 5 वर्षों तक के लिए करते हैं तो आप स्टेट चैंपियन बन जाएंगे। अगर आप वही चीज लगातार 10 वर्षों तक कोई चीज को लगातार करते हैं तो आप नेशनल चैंपियन बन जाएंगे। अगर वही चीज लगातार आप 15 साल के लिए करते हैं तो आप इंटरनेशनल चैंपियन बन जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा ये भाई साहब सिर्फ 26 वर्ष के हैं, और इस 26 वर्ष में उन्होंने अभी 8 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 4 से ज्यादा सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा इसमें मैं जूनियर चैंपियनशिप की बात भी नहीं कर रहा हूं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, अपने ओलंपिक्स में, डायमंड लीग दोहा में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के लाया, स्विस अभी इस बार डायमंड लीग हुई थी, वहां गोल्ड मेडल जीत के आए, एशियन गेम्स में अभी रिसेंट में गोल्ड मेडल जीता था। 2018 में याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन अवार्ड मिला था। नीरज चोपड़ा को 2018 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? अर्जुन अवार्ड। और याद रखिएगा इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिल चुका है। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल स्पर्धा से रिलेटेड, यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स की फील्ड का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। इससे बड़ा कोई अवार्ड ही नहीं है स्पोर्ट्स की फील्ड का। तो उनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिल चुका है, उनको अर्जुना अवार्ड मिल चुका है, उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। आपको पता है ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? कई बार आपको दिया जा सकता है 4 अवार्ड्स के ऑप्शन में, आपको 4 अवार्ड डाले जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा अवार्ड नीरज चोपड़ा को नहीं मिला है। तो आपको ये सारे अवार्ड्स पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको वीएसएम पीएसएम पता है? आप डिफेंस की न्यूज, आप डिफेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वीएसएम पीएसएम तो पता ही होगा, विशिष्ट सेवा मेडल और परम विशिष्ट सेवा मेडल। भाई साहब इंडियन मिलिट्री को सर्व कर रहे हैं 2016 से 2016 में एज अ सूबेदार वो काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा उनको डिफेंस की तरफ से वीएसएम और पीवीएसएम दोनों मिल चुका है। इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा कोई हासिल नहीं करता है, मे बी यही रीजन रहा होगा। और मैं बताना चाहूंगा आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीरज चोपड़ा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा में उनका जन्म हुआ था 24th ऑफ दिसंबर 1997 में। छोटे से गांव से एक आदमी निकल के आता है और झंडा गाड़ के आ जाता है, पूरे देश में हमारा नाम रोशन किया। इसी को डेडिकेट करते हुए भारत सरकार ने 2 साल पहले, 1 साल पहले ही ये डिक्लेयर किया था कि जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भाला फेंक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, उस दिन तारीख थी 7 अगस्त। इसलिए भारत सरकार ने कहा हर साल 7 अगस्त को हम नेशनल जेवेलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। इंडिया में नेशनल जेवेलिन डे कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त। भूलिएगा मत। मैंने आई थिंक बहुत अच्छे से, बहुत ही कम शब्दों में नीरज चोपड़ा से रिलेटेड सारी चीज बता दी। इंडियन मिलिट्री को सर्व कर रहे हैं, कितने मेडल जीते हैं, कितने अवार्ड जीते हैं, कहां पर पैदा हुए हैं, कब पैदा हुए हैं, सारी चीजें हमने बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्कस कर ली है। चलिए आई थिंक अभी नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। आज डिजिटल बोर्ड न होने के कारण क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, मुझे पता है, बार बार मुझे मिटाना पड़ रहा है, मिटाना हो रहा है सारी चीजें। नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं, चलो थोड़ा शॉर्टकट मार लेते हैं। आज तारीख क्या है वैसे? 16 अक्टूबर है आज। चलो ठीक है, फिर आज 16 अक्टूबर की भी न्यूज दे दूंगा, कोई मतलब 16 अक्टूबर की भी बात कर लेंगे। बट कल जो कि संडे था, हमने कल की बात नहीं की। 15 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? यहां पर नेशनल नहीं है, ये वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। अब इसका कारण क्या है? 15 अक्टूबर को भारत के 11वें राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। उनका बर्थडे कब मनाया जाता है? हर साल 15 अक्टूबर को। तो यही कारण है कि एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थडे के दिन में हर साल हम मनाते हैं, पूरी दुनिया मनाती है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। अब चलिए बात कर लेते हैं। ये तो 15 अक्टूबर हो गया। आज क्या है? 16 अक्टूबर। आज के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। आज 16 अक्टूबर है। आज के दिन पूरी दुनिया वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट कर रही है। आज खाना दिवस है। क्या है? तो आपके लिए आज नीचे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। आज आपको अच्छा अच्छा पकवान खाने भी मिलेगा।
तो आज कौन सा दिवस है फिलहाल? वर्ल्ड फूड डे। इसी दिन, फूड दिवस के दिन भी हर साल वर्ल्ड एलर्जी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर फूड की एलर्जी भी तो होती होगी लोगों को, कई लोगों को दूध पसंद नहीं होता, तो याद रखिएगा एलर्जी डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। रिसेंट में 2 दिन पहले हमने एक और दिन की बात की थी, आई थिंक डॉल्फिन डे। कोई मुझे बताएगा नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। ओके, हमने ये न्यूज क्यों पढ़ा था? इस साल सबसे ज्यादा चांसेस आने के, मैं फिर से बता रहा हूं, सारे लोगों को बता रहा हूं, 2 सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। इस साल आपको डॉल्फिन दिवस पूछा जा सकता है, इस साल आपको स्पेस डे भी पूछा जा सकता है। स्टार करके रख लीजिएगा, ठीक है? डॉल्फिन डे हमने क्यों पढ़ा था? क्योंकि रिसेंट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन को डिक्लेयर किया है। पता है रिसेंट की एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था? उत्तर प्रदेश में किस, अब आपको पता है ना अलग अलग ब्रीड्स की डॉल्फिन होती होगी, तो क्वेश्चन पूछा था ऐसी कौन से ब्रीड की डॉल्फिन उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है? आंसर है सूसू। आंसर क्या हो जाएगा? सूसू डॉल्फिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉल्फिन के बारे में एक और तथ्य मैंने बताया था, डॉल्फिन की एवरेज हाइट 5.8 यानी 5 फीट से लेकर कितना 31 फीट तक पाई जाती है। डॉल्फिन के बारे में, डॉल्फिन सेंचुरी पूरे इंडिया की इकलौती कहां पर है? बिहार में। आई थिंक डॉल्फिन के बारे में इतना। और हाँ, डॉल्फिन को कब डिक्लेयर किया गया नेशनल एक्वेटिक एनिमल? 2010। अभी मैंने रिसेंट में पता नहीं किसी गूगल में मैंने देखा था 2009 वहां पर मेंशन था, कहीं पर 2009 दिया, लेकिन जब एक बार एमटीएस में आई थिंक एसएससी ने जब क्वेश्चन पूछा था आंसर था 2010, और उस पर किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया था। तो आपको अगर दोनों आ जाएगा तब भी फिर आप 2010 कीजिएगा, क्योंकि एक बार आयोग ने ये आंसर रिलीज कर चुका है। ठीक है, चलिए अब हम आज की नेक्स्ट न्यूज के ऊपर बढ़ जाते हैं। क्या होगा? पद्मा ब्रिज, जो कि अभी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, सब लोग स्टार्ट कर लीजिएगा। मैंने बोला था जब करंट अफेयर पढ़ाता हूं, पॉलिटी भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, एनवायरमेंट भी आता है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते आपको ना हो। अब ये देखो, ज्योग्राफी की न्यूज आ गई आपके लिए। अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है पद्मा ब्रिज। क्या? पद्मा ब्रिज। कोई मुझे यहां पर पुल और ब्रिज के डिफरेंस बता सकता है? बीच का डिफरेंस क्या होगा? पुल और ब्रिज के बीच का डिफरेंस क्या है एग्जैक्ट वर्डों में? किसी को नहीं पता? चलो ठीक है, ये लेटर ऑन हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं ब्रिज की बात करूंगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इस साल आपको? पद्मा ब्रिज रिसेंट में इनॉग्यूरेट किया गया है किस देश द्वारा, यानी किस देश में ये ब्रिज बना है? आंसर है बांग्लादेश। मैं लिख के दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, न्यूज ऑफ द डे। इसको स्टार कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होगी। अब देखो प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न यही होगा कि इस ब्रिज को किसने स्टैब्लिश किया है, इनॉग्रेट किया है? बांग्लादेश ने। अब बांग्लादेश में इसको इनॉग्रेट किया तो कोई ने तो रिबन काटा होगा, तो वहां की पीएम कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, याद रखिएगा, यह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री है, बांग्लादेश की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, और बांग्लादेश के फादर के नाम से, द फादर ऑफ बांग्लादेश मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, मुजीबुर रहमान, ये उनकी सुपुत्री है, उनकी बेटी है। ओके, और याद रखिएगा फर्स्ट फीमेल, वो उनकी पीएम है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज का नाम बताइए जिसको रिसेंट में बनाया गया, तो ये पद्मा ब्रिज बांग्लादेश का सबसे बड़ा ब्रिज है। अब ऐसा माना जा रहा है, इसको बनाने में आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे, पद्मा ब्रिज को बनाने में बांग्लादेश ने 39,262 करोड़ टका यूज कर लिया। अब इसको याद रखिएगा, बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है? टका, TAKA। अब इसको कई लोग टाका बोलते हैं, कई लोग टका बोलते हैं, बट रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? टका। भारत की करेंसी का नाम क्या है? रुपया। बांग्लादेश में कौन सा करेंसी चलता है? टका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश का अभी पीएम कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश का करंट प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर चुप्पू। आप बोल सकते हो मिस्टर चुप्पू। सब लोग याद रखिएगा, इसको रिसेंट में बनाया गया है, तो बांग्लादेश से रिलेटेड जितनी न्यूज हो सकती थी हमने कवर कर ली है। अब बात करते हैं ये पद्मा वाली। ये पद्मा क्या होता है मैं बताना चाहूंगा।
भारत देश में सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा। जब गंगा बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है पद्मा। और याद रखिएगा, सब लोग लिखते हुए चलेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। गंगा का नाम क्या हो जाता है? पद्मा। कोई मुझे बताएगा? ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। वेरी गुड। अब मैं बताना चाहूंगा यूपीएससी का क्वेश्चन क्या था। यही मैं बोल रहा हूं कि ज्योग्राफी से भी कनेक्ट कर देता हूं मैं। करंट अफेयर जो पढ़ता है बहुत ज्यादा आसान हो जाता है आपको अपनी एग्जाम को क्रैक करना। ये यूपीएससी का एक फेमस क्वेश्चन था। क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया था? कि भारत की गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, और जब ब्रह्मपुत्र वहां एंटर करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। तो प्रश्न ये पूछा गया था, बहुत बड़ा प्रश्न था। प्रश्न ये था, जब पद्मा और जमुना बांग्लादेश के अंदर मिलती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। सब लोग याद रखेंगे, यहां पर पद्मा प्लस जमुना, ये दोनों के संगम को क्या कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर? मेघना। मैं बता रहा हूं, इस बार जब मैं आपको ऑपरेशन कराऊंगा, एक ऑपरेशन मेघना भी परफॉर्म किया गया था भारत द्वारा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इस स्टोरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी बात चल रही है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश को याद रखना, भारत ने ही आजाद करवाया है। भारत ने ही मदद की थी बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, जिसको हमने आजाद करवाया था 1971 में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को याद रखिएगा, इंदिरा गांधी का निकनेम है आयरन लेडी। उसे क्या कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया। कारण है, एक क्षण के लिए भी आंटी सोचती नहीं थी। यानी इंदिरा गांधी 1 मिनट के अंदर उन्होंने डिसीजन लिया। पहले तो वार्निंग रिलीज किया गया पाकिस्तान को कि अत्यंत तुरंत आपको अभी के अभी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश को छोड़ के जाना है। याद रखिएगा, बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान 2 भाग में हुआ करता था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश में प्लेबीसाइट कराया गया था, लोगों को पूछा गया था कि क्या आपको आजाद होना है? उन्होंने कहा था हाँ हमें आजाद होना है। तो प्लेबीसाइट कराया गया, वोटिंग कराई गई। तो बांग्लादेश ने बोला हमको अलग से एक लैंड बनाना है जिसका नाम होगा बांग्लादेश, क्योंकि वहां पर आधे से ज्यादा लोग बंगाली रहते थे, ठीक है। तो उसको बांग्लादेश 1971 में डिक्लेयर कराया गया। और याद रखना, उसको आजादी के लिए भारत द्वारा एक बहुत फेमस ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन का नाम क्या है बेटा? बहुत लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ट्राइडेंट। याद रखिएगा, यहां पर ट्राइडेंट एक अंग्रेजी शब्द है जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? त्रिशूल। हिंदी में मैं गलत लिख सकता हूं, देख लीजिएगा, ठीक है। त्रिशूल कहा जाता है। ऑपरेशन त्रिशूल हमने कब परफॉर्म किया था? 1971 में। किसने करवाया था? नेवी द्वारा। ये किसका ऑपरेशन था? ऑपरेशन त्रिशूल नेवी का। और ये परफॉर्म किया गया था 4 दिसंबर को। ये कोई भूलेगा नहीं, ये आपके एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप डिफेंस को सर्व कर रहे हो, आपको ये चीज पता होना चाहिए। हर साल 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेवी डे। उसका कारण क्या है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 में नेवी ने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। और पता है नेवी डे 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? ये अब तक के भारत के इतिहास का सबसे क्लीनेस्ट ऑपरेशन था। भारत से जितने भी लोग शिप में बैठ के लड़ने के लिए लाहौर के साइड गए थे, एक भी इंसान हमारे तरफ से कैजुअलिटीज नहीं थी। एक भी इंसान हमारा बिना मरे वापस आ गया था। बहुत ज्यादा अच्छे से हमने परफॉर्म किया था वो ऑपरेशन को। इसलिए यहां पर भारत की नेवी ने, भारत की सरकार ने ये डिसाइड किया, ये 4 दिसंबर हर साल हम क्या मनाएंगे? नेवी दिवस। मेरे ख्याल से और भी न्यूज हो सकती है, बट आज का सेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। आज यहीं पर हम खत्म करते हैं। हम आपसे कल फिर से जुड़ेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ आएंगे। देखिए कंटेंट को बहुत से ज्यादा, हमारे को कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।